हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और आप सभी को पता है 1 दिसंबर 2024 को आप सभी का सीटेट का पेपर होगा। मैं बार बार आप सभी को कह रहा था दिसंबर में ही आपका पेपर होगा। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए। 2 महीने का समय है। आज से आपको नोट्स से पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे और ये नोट्स आप सभी को एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले फ्री दी जाएगी पीडीएफ के रूप में। लेकिन आप सभी को एक काम करना होगा, इसके लिए वो है आपको वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि हर भाई बहन, हर बंधु जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ये जो है पीडीएफ फ्री मिल सके। आप सभी से बस यही एक विनम्र निवेदन है। और आज आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भाषा अर्थात लैंग्वेज से। आज से हमारी पहली क्लास हर सब्जेक्ट नोट्स के साथ, याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट नोट्स के साथ। अब आपको किताब से कोई अध्ययन नहीं करवाया जाएगा, नोट्स और इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पिछली बार मैं बहुत बार लोगों को बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, लोगों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है आपको जो सफल बनाएगा, जो बताएगा कि आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन कैसे टच करना है। तो ठीक है, आइए आज हम लोग अपनी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी से शुरुआत करते हैं। सभी लोग जितने भाई बंधु जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिएगा। नोट्स से पढ़ाना शुरू करो, फ्री की नोट्स है और फ्री में प्रोवाइड भी करवाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा, याद रखिएगा। चलिए, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। बात को समझिए, 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, अगर इनको बात करना है, अगर मान लीजिए ये पंजाबी जानता है, ये आंध्र प्रदेश का है, तेलुगु जानता है, तो दोनों में जो है कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो इसको इसकी भाषा पता है ना ही इसको इसकी भाषा। तो भाषा पता होने के लिए हम उस क्षेत्र से बिलोंग करने चाहिए, या तो हमें उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भाषा क्या होता है? विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम। जैसे इन भैया को इनसे कलम मांगना है तो क्या कहेंगे, भाई साहब एक कलम दे दीजिए। तो इनके मन में विचार आया है कौन सा, कलम मांगने का। तो इन्होंने क्या किया, अपना विचार व्यक्त किया। इन्होंने इनके विचार को समझा, भाई साहब कलम दे दीजिए, और इन्होंने अपने जेब से कलम निकाल के इनको दे दिया। इस प्रकार से जो भाषा और विचार हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं या अन्य कार्य भी हैं। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया, 2 व्यक्ति हैं, इनके बीच जो विचार हैं, जिस चीज़ को लेकर के विचार हैं, उनका ये आदान प्रदान करते हैं। जैसे बालक और टीचर, जैसे स्टूडेंट और टीचर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। याद रखिएगा, जो भाषा है वो सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने का काम करती है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। जो भाषा होती है वो ज्ञान प्राप्ति का एक साधन करती है। भाई, जब आप को भाषा पर पकड़ लेगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे अब ये एक हिंदी भाषा है, ये हिंदी में लिखा गया, जब आप इसको समझेंगे तभी तो आप इसके बारे में जानेंगे क्या लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के रूप में भी सहायक होता है। तो साहित्य को, कला को, संस्कृति को, सभ्यता को, इन सभी को विकसित करने का काम आपकी भाषा करती है। लिपि भाषा का लिखित रूप है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा का लिखित रूप क्या होता है, लिपि क्या होते हैं? ये छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। जैसे का, जैसे खा, ये सभी क्या हैं? चिन्ह हैं। इन्हीं को हम लोग लिपि कहते हैं। आगे बात करते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो भाषा और लिपि के बीच में एक निश्चित संबंध नहीं कि सिर्फ का ऐसे ही बनेगा, नहीं। अलग अलग भाषा में
का अलग अलग तरीके से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। करा भाषा के भेद या रूप कौन से हैं? पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है जिसको लिख करके हम अपने विचार को व्यक्त करें। जैसे अगर आप पत्र लिख करके अपना विचार अपने प्रिंसिपल को व्यक्त करते कि सर हमें जो है छुट्टी दे दीजिए, या सर हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, वो लिखित माध्यम है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भाषा का कैसा माध्यम है? लिखित माध्यम है। मौखिक भाषा का मतलब होता है जब हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में मौखिक भाषा का ज़्यादातर प्रयोग होता है। लिखित भाषा का भी प्रयोग होता है, लेकिन क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो मौखिक भाषा का। जैसे आपके यहाँ नेता आते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग का मतलब संकेत करके, जैसे यहाँ पर एक कह सकते हैं पेड़ लगा है, यहाँ पर कोई बच्चा है तो ये संकेत करता है ऐसे उंगली से कि वहाँ पर एक पेड़ है। ऐसे इस भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं। एक चीज़ है नोट के फॉर्म में लिखिए, क्या? लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। अधिक स्थायी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी भाषा है, तो जाहिर से बात है वो लिखित भाषा होती है, ये ज़्यादा स्थायी होती है। बात करते हैं भाषा अर्जन की। अर्जन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए परिभाषा की बात करते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। जब भाषा अर्जन कैसे कैसे होता है अभी हमने आपको बताया। एक तो ये जानिएगा ये जन्मजात होता है। कैसे होता है? हर व्यक्ति में जन्मजात होता है। भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। इसी के माध्यम से आप वार्तालाप करना सीखते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वातावरण का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, जिसका जन्म जो है यूपी में होगा वो हिंदी में बोलेगा, जिसका पंजाब में होगा पंजाबी में बोलेगा, जिसका तमिलनाडु में होगा वो तमिल में बोलेगा, ठीक है। और यह एक सहज प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक सहज प्रक्रिया होती है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होती है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी ये होती है। तो कुछ इससे संबंधित टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाषा अर्जन की वजह क्या है। तो आइए समझते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने वातावरण से। जैसे आप जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं वहाँ की भाषा अपने आप सीख जाते हैं। जैसे अगर आप इंग्लैंड में जन्म लिए हैं तो ऑटोमेटिक अंग्रेजी आप बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका वातावरण ही अंग्रेजी बोलने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप अधिकतर हिंदी ही बोलेंगे। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप पंजाबी ही अधिकतर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर। जो अपने पर्यावरण में वो देखता है, जो सुनता है और जो वो बोला जाता है, उसी से जो है अपनी भाषा को अर्जित कर लेता है। बात करते हैं मदर टंग, मातृभाषा क्या होती है, आइए समझते हैं। किसी भी बच्चे के लिए भाषा का पहला रूप है, अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। सिंपल लाइन में समझिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है उसके परिवार में, उसके पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चे की मातृभाषा होती है। परिभाषा की बात करते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन अपने ही परिवार से कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। कोई भी बच्चा अगर वो स्कूल जा रहा है, चाहे वो जिस क्षेत्र का है,
तो वो अपने मातृभाषा, अपने मदर टंग, अपने क्षेत्र की भाषा में अपने विचार को अपने स्कूल में व्यक्त कर सकता है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चा प्रारंभ में स्कूल में प्रवेश करता है तो वो एक कोरी स्लेट के साथ आता है, हाँ या नहीं? तो इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि उसके साथ उसकी अपनी मातृभाषा होती है। कभी कभी ऑप्शन में मातृभाषा दे करके भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग को लेकर के आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अधिगम। अधिगम का ही मतलब होता है लर्निंग, या इसी को कहते हैं सीखना। और हमेशा सीखा दूसरों से जाता है। दूसरों को देखकर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, अपने आप से भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरों को देख करके हम ज़्यादा सीखते हैं। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। चेतन का मतलब आप जो है चेतन अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो। नियम सीखने होते हैं, किताब पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम दूसरों की सहायता लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, अब आपको हिंदी तो आती है, अब अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के लिए आपको टीचर चाहिए भैया, जो अंग्रेजी का व्याकरण, अंग्रेजी का नियम, अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान सब आपको सिखाए। आपको पंजाबी सीखना है, आपको तमिल सीखना, आपको फ्रांसीसी सीखना है, आपको अमेरिकन सीखना, सबके लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको सिखाए। अर्थात अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है और प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये नहीं टीचर बता दिया चलो भैया दिस इज अ बॉय, अब तुम जो है दिस इज अ बॉय को समझे नहीं रहे हो, तो क्या मतलब है? आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको नियमों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप अधिगम आपका सार्थक होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से। अधिगम का मतलब ही है क्या? दूसरी भाषा, जैसे अंग्रेजी, जैसे अमेरिकन आदि, फ्रांसीसी, रशियन। यह एक चेतन प्रक्रिया है, चेतन रूप में आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप चेतना से जागृत नहीं हैं तब आप इस भाषा को आप बिल्कुल सीख नहीं सकते हैं। और इसमें प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं आज जो है अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ लिया और हम भैया मास्टर बन गए, तो ये संभव नहीं है। एक दिन में आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ के मास्टर नहीं बन सकते। आपको 1 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, लगातार उस पर प्रयास करना आपको पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ इसी को रिलेटेड एक बहुत फेमस कथन है, अक्सर कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। याद रखिएगा, औपचारिक माहौल आपको बनाना पड़ता है अगर अधिगम करना है। बात करते हैं स्किनर महोदय क्या कहते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्वलन बच्चे को आगे की ओर अग्रेसित करता है, आगे की ओर बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्वलन उसे पीछे की ओर दबाता है। याद रखिए, जैसे डांटना, पीटना, मारना, डरवाना, ये सभी नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं। जैसे उसको शाबाशी देना, जैसे उसको किसी कठिन समस्या से जूझ रहा है उसकी जो है तारीफ करके थोड़ा सा उसको उस समस्या से जो है दूर कराना, ये सभी आपके सकारात्मक पुनर्वलन के उदाहरण होते हैं। वाइगोत्स्की महोदय का बहुत ही फेमस कथन है, कहते हैं भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती। अगर समाज शब्द मिल रहा है तो वाइगोत्स्की को लगा दीजिएगा। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का कथन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाता है, अर्थात जो व्याकरण है उसके संदर्भ में भी इसको सिखाया जाता है। भाई अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी का व्याकरण आपको आना चाहिए। आपको अगर फारसी सीखना है तो फारसी का व्याकरण आना चाहिए। इटालियन सीखना है तो इटली का व्याकरण आना चाहिए। रशियन सीखना है तो रशियन व्याकरण, जो भी सीखना है उसका व्याकरण आपको आना ही आना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। याद रखिएगा, जो आपका प्रिंट समृद्ध वातावरण है, ये नहीं आप सीख अंग्रेजी रहे हैं और बैठे हैं हिंदी की कक्षा में। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक कह रहा है भाषा अर्जन
व भाषा अधिगम में क्या अंतर है। आइए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के डिफरेंस को समझते हैं। ये एक अवचेतन प्रक्रिया है, ये चेतन प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने अर्जन की प्रक्रिया में तो अवचेतन अवस्था में भी इसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिगम के लिए आपको चेतना के रूप में रहना पड़ेगा, आपको चेत के रूप में रहना पड़ेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। जैसे अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि अधिगम आपका नियमबद्ध प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है वो अनौपचारिक होता है, जबकि अधिगम आपका औपचारिक होता है। याद रखिएगा, अनौपचारिक का मतलब इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से इतने समझदार हैं इसको समझ सकते हैं। जबकि औपचारिक प्रक्रिया का मतलब होता है आपको एक जो है ट्यूटर चाहिए, जो आपको गाइडर चाहिए, जो उस चीज़ को गाइड कर सके। ये आपकी मातृभाषा होती है, दूसरी भाषा होती है जैसे इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, ठीक है, अमेरिकन, ये सभी। बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वातावरण का। भाई वातावरण का, अर्जन का वातावरण अलग होगा और अधिगम का वातावरण अलग होगा। भाई अगर हिंदी आपकी मातृभाषा है तो जो अर्जन है वो हिंदी का वातावरण चाहिए। अगर आपको अधिगम करना है तो अंग्रेजी आपको सीखना है तो अंग्रेजी का वातावरण चाहिए। आपको रशियन सीखना है तो रशियन का वातावरण चाहिए। ये नहीं आप हिंदी की क्लास में बैठे और अमेरिकन सीख रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, याद रखिएगा। जितने शब्द आए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, रट के जाइएगा। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है अपने वातावरण से। अगर पूछा जाए कि क्या बच्चा एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उसको एक समृद्धशाली वातावरण की या परिवेश की जरूरत होगी। लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, दूसरी भाषा, स्कूल की जो भाषा जो है उसको सीखना, ये आपकी लक्ष्य भाषा या टारगेट भाषा होती है। मदर टंग, मातृभाषा की बात करते हैं। भाषा का पहला रूप है मातृभाषा, हमेशा अर्जित करते हैं, अपने परिवार से सीखी जाती है, अपने समाज से इसको सीखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कह रहा है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी की कक्षा में अपनी बात करता है। यह बात है, तो यह बात कैसी है, स्वाभाविक है, याद रखिएगा। बात करते हैं NCF 2005। आइए देखते हैं NCF 2005 क्या कहता है। NCF 2005 कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक व सरल प्रक्रिया से सीख सके, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है कि बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, अर्थात बच्चे को उसको अपनी मातृभाषा के अंतर्गत सब कुछ अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। हम अपनी कक्षा में मातृभाषा, मदर टंग और बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेजिज्म को स्वीकार करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में पूछे जाते हैं। भाषा के विविध रूप, मातृभाषा क्या होती है, भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा, याद रखिएगा, कोई नहीं है, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, राजकाज की भाषा हिंदी है। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 पार्ट 1 हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालय, जो कार्यालय की भाषा का प्रयोग है वो आपकी मानक भाषा होती है। चलिए बात करते हैं भाषा सीखने के चरण के, हम लोग जानते हैं। भाषा सीखने की चरण की बात करते हैं तो जैसे जो कूकना है, कुकिंग, वो 6 सप्ताह में होता है। बलबलाना ये 6 माह में होता है। एक शब्द चरण 1 साल में होता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द उच्चारण 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष होता है। लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल में होता है, याद रखिएगा। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर स्मिथ कहते 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में जो है 2072 शब्द बच्चे सीख लेते। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या है, एक तो व्याकरण विधि है, याद रखिएगा, और आपकी कौन सी विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, सम्मिश्रण विधि है, संप्रेषण विधि है, आगमन विधि है और निगमन विधि है, याद रखिएगा। इन सभी विधियों के बारे में डिटेल से आप सभी को
कल की क्लास में जानने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, अपने नोट्स बनाना हो बना लीजिए। अगर आपको नोट्स का इंतजार है, फ्री नोट्स का इंतजार है, तो लगभग अभी आपको 1 महीने का समय देना पड़ेगा। 1 महीने के बाद आप सभी को ये नोट्स मिल जाएगी, लेकिन ये नोट्स फ्री में उसी को मिलेगी जो वीडियो को अंत तक देख रहा होगा और आ करके कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए फ्री वाली। जो मैंने बोला है इतना उसको लिखना पड़ेगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ इस भाई ने वीडियो को पूरा देखा है। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जो भी समस्या हो उसको आप लोग बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। निःशुल्क सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इस प्रकार की परीक्षाओं में आपसे चार्ज लिया जाना मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से शायद छात्र हित में ये नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खूब शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने जो भी नात रिश्तेदार हैं उन सब तक पहुँचाइएगा। जिसको इसकी जरूरत है उसको जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।